नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। ज्योमेट्री की इस सीरीज में हमने 6 पार्ट को खत्म किया। आज हमारा 7वां पार्ट है और 7वें पार्ट में हम त्रिभुज की विशेषता के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इन सब का एक सिंक्रोनाइज तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से और उसके बाद इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होगी। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के लिए 3 साइड का होना बहुत जरूरी है। 3 साइड, 3 साइड होनी चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? ट्रायंगल होना चाहिए। 3 साइड होनी चाहिए और 3 एंगल होना चाहिए। और तीसरी विशेषता क्या है? वो क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर हो। अगर 3 साइडें होंगी, 3 एंगल होगा तो वह निश्चित तौर पे ही क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास एक लाइन इस तरह से है, यह ए बी, और एक लाइन ए सी है, ए सी, ए सी, और दूसरी लाइन बी सी है। क्या यहां पर क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना? आप कहेंगे क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना। हमारे पास 3 लाइनें तो है, ए सी, ए बी और बी सी, लेकिन क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है। अब दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन, हमने एक लाइन ड्रा किया ए बी और दूसरी लाइन यहां पर ए सी और ए है सी बी। सी ए बी और सी बी, 3 लाइनें हमने ड्रा किया। अब बताइए क्या ट्रायंगल बना? आप कहेंगे अभी भी ट्रायंगल नहीं बना, एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। अब अगर सी को यहां पर मिला दें हम, तो देखिए ध्यान से, तीसरे में यह बी ए बी लाइन है और तीसरी लाइन ए सी, हमने कहा ठीक है, ए सी को हमने मिला दिया और बी सी को भी हमने मिला दिया। यहां पर ये सी, 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखते हैं, हमने मिला दिया। क्या यहां पर एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना या ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ? आप कहेंगे नहीं, ये तो ए बी पर ओवरलेप लाइन हो गई है। यानी कि आप कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। क्या यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा? तो आप कहेंगे ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है, या ट्रायंगल कभी फॉर्मेशन होगा ही नहीं। होगा कैसे? आप कहेंगे कि थोड़ा सा इसको और ऊपर करिए, यानी कि ए सी और सी बी का योग हमेशा ए बी से बड़ा होना चाहिए तो ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहां पर हम एक चौथी कंडीशन का एक लाइन ड्रा करते हैं। यह आपका ए है और ये आपका बी है और ए आपका सी है और ए सी यहां से मिला दिया। अब बताइए क्या ट्रायंगल बना? आप कहेंगे हाँ, निश्चित तौर पे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहां ए भी कह सकते हैं, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए। तो आप ये कह सकते हैं कि बी प्लस ए अगर को मैं ऐड करूंगा तो यह हमेशा हमेशा ए बी यानी कि साइड सी से अधिक होगी, अधिक होगा। ध्यान में रखिएगा, यहां पर तीनों कंडीशंस आपने देख लिया है। यहां पर देखेंगे बी और ए का सम जब करेंगे तो सी से अधिक होगा। इसी प्रकार अगर ए सी का हम सम करेंगे, ए प्लस सी का सम करेंगे तो बी से अधिक होगा। ठीक, अगर हम बी और सी का करेंगे सम, बी प्लस सी, तो ए से अधिक होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब ये कंडीशन हुई कि किसी ट्रायंगल के बनने की। अच्छा, अब दूसरी शर्त देखिए। यहां पर तो ये आप एक लाइन में नोट में लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज
के दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है। आपने देखा भी है। चलिए, अब दूसरा कंडीशंस क्या है? अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, दूसरे में डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज, भी त्रिभुज के दो भुजाओं, भुजाओं का अंतर, अंतर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, भुजा से हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा, कम होगा। ठीक। अब अगर आप यहीं पर इसको कहेंगे तो एक ट्रायंगल आप यही ड्रा कीजिए, ये बन गया आपका ए बी और ये सी, इसके सामने की भुजा सी, और ये स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, तो आप कह सकते हैं बी माइनस ए इससे कम होगा, यानी कि इनका डिफरेंस कम होगा किससे? सी से, तीसरी भुजा से। ए माइनस सी लेस देन बी और बी माइनस सी इज लेस देन ए। अब आप एक लाइन में कह सकते हैं इनका डिफरेंस है, तो आप यहां पर मोड लगा सकते हैं, इस तरह दो लाइन ड्रा कर दीजिए, मोड बन जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस आपने पता कर लिया है। अच्छा, आप एक लाइन और लिख सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन लाइन है और दोनों चीज इसमें शामिल हो जाएगी। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, आप कहेंगे बी प्लस ए ग्रेटर होगा सी से, लेकिन बी माइनस ए यानी बी का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा सी से। ए माइनस ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी और ए माइनस मोड ए माइनस सी, बी माइनस सी इज ग्रेटर देन ए मोड बी, सॉरी ए बी प्लस सी है, बी माइनस सी। आप यहां पर इसको याद रख सकते हैं हमेशा, और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और सीख लीजिए, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा ये। अगर हमने एक एंगल बनाया, एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया, और यह हमने कहा कि यह 10 डिग्री का है, यानी कि ए बी सी, यह ट्रायंगल बनाया, यह 10 डिग्री। आप ये बताइए कि अगर यह 30 डिग्री का है, यह 10 डिग्री, यह 30 डिग्री का है, तो आप ये बताइए कि सबसे छोटी साइड कौन होगी? आप देखने में ही बता देंगे, जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो यह साइड क्या होगी? सबसे छोटी होगी, और यह साइड क्या होगी? सबसे बड़ी। यह 140 डिग्री बचेगा, 140 डिग्री। बस यह प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिए, छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। आइए इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी,
एक त्रिभुज है और B इज ग्रेटर देन C है, एंगल B इज ग्रेटर देन C है, एंगल C है, तो यह इसमें कौन सा कथन सत्य है? आप ये बताइए, अगर यहां पर 60 और 60 में पुट कर दूं तो आप बताइए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा? जबकि यहां पर कह रहा है कि B ग्रेटर है, तो C और B तो इक्वल हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि B को ग्रेटर कर देंगे, इसको आप 61 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 59। आप ये बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? आप कहेंगे 61 के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो एंगल बी सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी क्या होगी? आप कहेंगे 60 के सामने की भुजा ए है, तो एंगल ए हो जाएगा। फिर उससे छोटी भुजा कौन सी होगी? एंगल सी हो जाएगी, ये साइड सी हो जाएगा, साइड सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मिलाएंगे कि बी ए सी, हाँ बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। आप ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। ए बी सी, कुछ भी मान लीजिए कहीं। आपने कहा यह 3 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। यह 3 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है? थोड़ा सा इसको बढ़ा ही देते हैं तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा। ये 3 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर, ये एक्स है, ए सी। आप ये बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो विकल्प बताने के लिए आप कहेंगे कि इन दोनों का सम कितना है? 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11। और यह यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू हमेशा 11 से छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, इनके डिफरेंस निकालेंगे तो 8 माइनस 3 इनके डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। तो आप ये बताइए यह 5 से बड़ी होगी यक्स की वैल्यू और 11 से छोटी होगी। आप ये कह सकते हैं कि यह 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी 5 से लेकर 11 के बीच में लाई करेगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, आप कहेंगे कि 5 से लेकर 11 तक नंबर जोड़ लेंगे, यानी कि यक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 तो है ही। तो आप देखेंगे 2 2 4 5, 5 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो सकते हैं। आप एक चीज और ये बताइए कि अगर मैं अ, इस साइड का दुगना कर दूं और एक कम कर दूं तो 5 होगा कि नहीं? 3 इंटू 2 माइनस 1 5। तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल ट्रायंगल, ट्रायंगल 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस 1। जो स्मॉलेस्ट साइड है, दो साइडें दी गई है, तो आपको स्मॉलेस्ट साइड का दुगना करके उसमें से एक कम कर दीजिए, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, उतने ही ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे, उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्र में 8 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। ई एस 3 सेंटीमीटर है और यस क्यू यक्स है। यक्स की वैल्यू बतानी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहां पर ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आप इसको बना लीजिए, ये 19 है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इन दोनों साइडों का हम सम कर लेते हैं। 8 प्लस 15 पॉसिबल ट्रायंगल यहां से हम निकाल लेंगे, 3 प्लस यक्स
और 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 8 7 15। चलिए आप ये बताइए कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बता सकते हैं कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड का दुगना करके एक कम कर देंगे। 8 दूना 16 माइनस 1 15 ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। अच्छा आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म्ड होगा, तो आप ये बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 3 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 22 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 यही यहां पर वैल्यू पुट हो सकती है, क्योंकि 7 से लेकर 23 तक के भीतर ही है इसकी वैल्यू। आप ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू 22, हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 22 पुट करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या 8 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 8 हो सकती है। 3 प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू 8 हो सकती है। आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर, आप कहेंगे यहां पर अगर मैं 19 पुट कर दूं तो 22 बन जाएगा, और यहां पर अगर मैं 5 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू आप कहेंगे 19 हो सकती है, और इसका करेक्ट आंसर है 19। आप यहां पर 19 पुट कर देंगे तो ये मैक्सिमम सबसे बड़ा ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 876 सेंटीमीटर 878 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। आप कहेंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल टू इंटू स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 678 सॉरी 678। तो देखिए 2 8 16 6 हाथ लगे 1 2 7 14 1 15 2 6 12 1 13 -1 कर देंगे यहां से 1355 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कितने पॉसिबल ट्रायंगल होंगे 1355। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिए और आराम से इसको करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की कोशिश मत करिए। ध्यान से देखिए, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योगफल बताना है आपको। परिमापों का यानी कि पेरीमीटर का सम बताना है आपको सभी का, जिसके दो साइडें 14 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। आप जैसे ही ये दो साइडों को पाएंगे तुरंत निकाल देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। पॉसिबल ट्रायंगल कितना होगा 2 इंटू 14 -1 यानी 27। 14 दूना 28 -1 27। कितने ट्रायंगल बने 27। आप ये बताइए कि कुछ इस प्रकार से बनेंगे, यह आपका 14 हो जाएगा और यह 25 हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 25 हो जाएगा। अच्छा एक बार ध्यान से देखिए, जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 39, और एक्स की वैल्यू बीच में रख देंगे और इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 6 5 11 बचेगा। अगर इनके ही बीच में होगी ये यानी कि 12 होगी। फिर हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे इस तरह से, यह 25 लिख देंगे और ये 14 ये 13। इसी प्रकार से कितना वाला लास्ट आएगा मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम 38। मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12। तो लास्ट वाला जो ट्रायंगल बनेगा आपका 25 14 एंड 38 ये तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। आप कहेंगे हाँ सर यही ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। आप ये बताइए 14 और 25 तो हर बार उसमें जुड़ रहा है, चेंज क्या हो रहा है
12, 13, 14, 15, 16, 17 इसी तरह से चेंज हो रहा है। अब इसका सम कर लीजिए, सम जब करेंगे तो 39, 39 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 39 तो 27 बार आया है, 27, क्योंकि पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने बने, 27, तो 27 टाइम्स आया है ये। अब देखिए दूसरी चीज, अब जोड़ना किसको है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38 तक, 38 तक तो जोड़ना है। अब इनको क्या करेंगे, पहला नंबर दूसरे नंबर का सम कर देंगे और बटे 2 कर देंगे और 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 10, 50, 50 बटे 2 गुणे 27, यानी कि पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम यहां पर हमने लिख दिया। अब देखिए इसको काटेंगे, आ जाएगा 25। ध्यान से देखिए 27 को कॉमन ले लीजिए, जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 39 प्लस 25, 27 इंटू यहां पर 9, 9 5 14 और 3 2 5 1 6, 64 आ गया, 64 आ गया। अब ध्यान से देखिए 7 चौक 28, यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, यूनिट प्लेस चेक करेंगे तो 28 किसी में है, हाँ ठीक है 2 में है, तो ये तो दोनों ऑप्शन आराम से कट जाएंगे। बाकी आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए, 27, 27 दूना 54, 108, 8 हो जाएगा और ये 10 बच जाएगा। 27, 7 6 42, 7 6 42 के 2 हाथ लगे 4 और 6 दूना 12, 12 4 16 प्लस 10 172, तो 172 है कहीं पर, 1728 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1728, 1728। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, यहां कह रहा है त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं हैं एक्स वाई जेड, और एक्स और जेड का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल संभव है, तो आप यहां पर कहेंगे कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है 12 है, ठीक है। हम इसको संभावित क्या कह सकते हैं कि 1 इंटू 12 ये हो सकता है। दूसरा हम इसको कहेंगे 2 गुणे 6 12 तब भी बनेगा, 3 गुणे 4 12 तब भी बनेगा। आप ये बताइए कि यह फिर भी ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम कहें कि एक साइड 1 है और एक 12 है, दोनों साइडों का प्रोडक्ट हमने निकाला है, एक हमने 2 मान लिया, एक 6 मान लिया तो भी बन रही है, एक हमने 3 मान लिया, एक 4 मान लिया तो भी यह बन रहा है। तो आप ये बताइए कि इतने संभावित ट्रायंगल होंगे, आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट साइड 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड -1, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, कितने ट्रायंगल संभावित होंगे। तो आप ये बताइए कि छोटा वाला साइड क्या है, 1 है, तो एक ही ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। छोटी इसमें साइड कितनी है, 2 है, 2 का दुगना करोगे 4 माइनस 1 3 यहां पर होगा, 3 का दुगना करेंगे 6 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ लेंगे आ जाएगा 9, 9 त्रिभुज आपके बन सकते हैं, 9 से ज्यादा आपका त्रिभुज नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और शायद ही नहीं आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा इसकी बारीकियों को समझने के लिए, ताकि आपको ये पता चलेगा कि हम और क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करके किसी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी को पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम
जो आप खूब परिचित होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, ए बी सी। ए बी सी, ये आपकी तीन साइडें हैं, तो यह स्मॉलेस्ट सी, यह स्मॉलेस्ट ए और ये स्मॉलेस्ट बी। आप ये बताइए कि अगर मैं इनके स्क्वायर के फॉर्मेशन में चाहूं तो कैसे मिल सकता है मुझे, क्या मैं कर सकता हूं? तो आप कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के सम के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यह तो बहुत आसान तरीका है और बहुत ही पॉपुलर है, और बड़े बड़े से एक जो है समस्याओं को सुलझा देता है। तो जाहिर सी बात है यहां भी समस्या सुलझाएगा। यहां पर कंडीशन हो गई क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी के स्क्वायर के। अब ये चीज ये बताइए, क्या यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगेगा? आप कहेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडें, यह आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो आपने कहा ए बी सी, ये 90 डिग्री से कम है। अगर आपने कहा सी ये है, ये ए है और बी ए है, तो यहां पर कंडीशंस क्या अप्लाई होगा? आप कहेंगे कि अगर मैं बी का स्क्वायर करूं, अगर मैं बी का स्क्वायर करूं तो क्या होगा कि बी का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा किससे, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से। ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा। अगर मैं यहीं पर कहूं, अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं तो ए का स्क्वायर तो भी यह हमेशा छोटा होगा सी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। अगर मैं यहीं पर सी का स्क्वायर कर दूं तो बी का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा। यह प्रॉपर्टी तो आपने सीख ली। अब तीसरा एंगल जो बनता है वो बनता है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। चलिए, एक आपके सामने ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी है और ये सी है और ये ए। यहां पर कंडीशन से ए अप्लाई होगी कि बी का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यह ग्रेटर देन होगा सी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से। सी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से यह हमेशा और हमेशा लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है। कंडीशन 3 अप्लाई हुई। अगर स्मॉलेस्ट साइड यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी साइड को लेकर आप उसको कार्रवाई करेंगे तो भी यही हमेशा संभावनाएं बनेंगी। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ी साइड का लेकर स्क्वायर करेंगे तो वह शेष दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। दूसरी कंडीशन देखी आपने। तीसरी में देखा कि सबसे बड़ी जो भुजा है आपकी बी है, और बी पर बी का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वह सी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से हमेशा और हमेशा बड़ी होगी, हमेशा और हमेशा ग्रेटर होगी। अब एक और प्रॉपर्टी सीख लेते हैं इसी के साथ में, उसके बाद तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि किसी भी ट्रायंगल की का एरिया कैसे फॉर्म्ड कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे पता कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यह हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ए बी सी, यह ट्रायंगल है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आप कहेंगे यह साइड सी हो जाएगी, यह ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पेरीमीटर।
पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों साइडों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को हमने जोड़ लीजिए लिया तो यह पेरीमीटर हो गया। अच्छा, इसका आधा यानी अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हाफ कर दीजिए, अर्ध व्यास सॉरी अर्ध परिमाप होगा। अब आप अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यह सेमी पेरीमीटर को आप एस के रूप में डिनोट करेंगे और यह करेंगे अंडर रूट यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो तो इस फॉर्मूले से उसका एरिया आप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है इसमें? दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास हाइट दी गई हो, हाइट हो, यह आपका h1, यह परपेंडिकुलर इस पे ड्रा किया गया h2, यह परपेंडिकुलर इस पे ड्रा किया गया h3, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अच्छा, इनमें एक बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि एरिया इनका, एरिया इज इक्वल टू बेस, हमारा बीसी का बेस ए है, 1/2 ए इंटू h1 इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू h2 इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू h3। आप कहेंगे सेम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहें कि अगर एरिया की जगह पर मैं के पुट कर दूं, के, अगर मैं एरिया की जगह पर यहां पर के पुट कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर के पुट कर दूं, के पुट कर दूं, तो आप ये बताएंगे कि के बाई ए, के बाई ए इज इक्वल टू h1/2, यह लिख सकते हैं, के बाई ए h1/2, यह भी लिख सकते हैं। अब दूसरे में क्या लिख सकते हैं? के बाई बी इज इक्वल टू h2/2। तीसरा कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? के बाई सी इज इक्वल टू h3/2। अगर मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करने लगूं तो आप ध्यान से देखें कि अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो इनका कैसे कर सकता हूं? के बाई ए इज टू के बाई बी इज टू के बाई सी इज इक्वल टू h1/2 इज इक्वल टू h2/2 इज टू h3/2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, कभी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, क्या मैं यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं आराम से? तो आप कहेंगे हाँ, इसको आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहीं पर इनका इनका रेशियो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहां से सी ए 1/2 n/2 1/2 को खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं ए h1 इज इक्वल टू बी h2 इज इक्वल टू सी h3।
तो आप लिख सकते हैं कि के को यहां से खत्म करके आप लिख सकते हैं 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c इज इक्वल टू H1 इज टू H2 इज टू H3। यह आप लिख सकते हैं बहुत आराम से, और यह सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी है आपकी, यह सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी है। चलिए इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। तो सबसे बड़ी जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। जोड़ेंगे 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41 हो गया, और ये हो जाएगा 36, यानी 6 6 36 36। अब ये बताइए बड़ा कौन है, यह ग्रेटर है, ग्रेटर है यानी कि सम ग्रेटर है। तो आप ये बताइए कि एक प्रॉपर्टी तो अभी जस्ट आपने पढ़ी है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर यह प्रॉपर्टी इन दोनों का सम क्या बता रहा है। आप ये बताएंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यही फॉर्मेशन होता है, सबसे बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्ग से हमेशा बने हुए वर्ग के सम से हमेशा छोटा होता है, और यही कंडीशन यहां पर अप्लाई हुआ है। आप ये बताइए यहां पर कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आप कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 4 5 में कौन सा ट्रायंगल बनेगा अगर ये ऊंचाइयां दी गई हुई है। अब की बार आपको ऊंचाई दी गई है ना कि साइड दी गई है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऊंचाई दी गई है तो भी कोई दिक्कत यहां पर होने वाली नहीं है। अब इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम कर देंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, देखिए पहले कैसे लिखेंगे। आप ये जानते हैं इनकी हाइट का रेशियो H1 इज टू H2 इज टू H3 इज इक्वल टू 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। इसीलिए हम एलसीएम लेंगे, यह रेशियो में होता है। अब हमने तीनों ऊंचाइयों को लिख दिया, यहां पर तीनों ऊंचाइयां हैं, अब इनकी साइडें यहां पर निकलेगी, तो साइडों को लिखेंगे। साइड को साइड बनाने के लिए H1 कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 आप इसको करेंगे कि 1/H1 इज टू 1/H2 इज टू 1/H3 इज इक्वल टू A इज टू B इज टू C। इस तरह से कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, तो इसी को यहां पर लिख दीजिए 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 या 60 और ये हो जाएगा 20 इज टू 15 चौके 60 और 5 12 पंजे 60। सबसे बड़ी साइड क्या है आपकी 2 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और सबसे उसके बाद दो साइडें 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 15 2 to 5 प्लस 144 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 400। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 4 2 6 और ये 269। क्या ये 400 से बड़ी है, कहेंगे नहीं, 400 से ज्यादा नहीं है ये 269। बड़ा कौन है 400, यानी कि यह ओब्ट्यूस एंगल है, यह ओब्ट्यूस एंगल है। तो ओब्ट्यूस एंगल कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह ओब्ट्यूस एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 49। एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज है, न्यून कोण है यानी कि स्केलन ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल का है। इसमें 14 और 22 और यक्स तीन साइडें हैं, यक्स एक इंटीजर है, पूर्णांक है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है,
यक्स के न्यूनतम एवं महत्तम मान का औसत बताना है आपको। क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिख रहा है लेकिन है नहीं, सीधा आप रास्ता जो बताया है उसको पकड़िए और चलते रहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिए। देखिए अगर मैं 14 और 22 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि यह आ जाएगा 32, 32 4 36, यानी कि 22, हाँ ठीक, 36, 22 है ना, 36 और यक्स, और ये इसका घटाएंगे तो 6 2 8 आ जाएगा। चलिए 36, ये 6 2 8 आ गया। अब देखिए ध्यान से कि 8 से लेकर 36 के बीच में है, लेकिन बात कह रहा है एक लाइन और, सबसे बड़ी भुजा 22 है, सबसे बड़ी सबसे ग्रेटेस्ट भुजा जो है वो 22 है। तो आप ये बताएं कि ये कितना होगा, तो आप कह सकते हैं ये नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल तो ये है ही, लेकिन सबसे बड़ी अगर भुजा 22 है तो हम कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर करें, और अगर हमने 14 का स्क्वायर किया और प्लस यक्स का स्क्वायर किया तो वह न्यून कोण त्रिभुज बना रही है। न्यून कोण त्रिभुज तो यह अधिक होगा, न्यून कोण त्रिभुज है, ध्यान में रखिएगा, तो यह अधिक होगा। अब यहां से यक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यक्स का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे 484 आ जाएगा, ए 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, और प्लस यक्स जब इधर जाएगा तो ये घटेगा 8 6 14, और ये आपका हो जाएगा 17 8, और 3 में से 1 गए 2, प्लस अच्छा ए यक्स की वैल्यू 288 288 से अधिक होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर है सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 288 से अधिक होगी। तो आप ये जानते हैं कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 जो कि 288 से एक अधिक है, तो आप कहेंगे कि एक्स की वैल्यू 17 हो सकती है, 17 हो सकती है, या एक्स की वैल्यू 17 से अधिक हो सकती है। लेकिन बात यह है कि 17 तो मिनिमम वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो आप कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड, बड़ी साइड तो इसमें दिया है 22 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 17 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आप कहेंगे कि 22 से एक कम होगी यानी 21 होगी। बस आपका काम हो गया, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी एक्स की और ये सबसे छोटी होगी, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 38। अब इनको 2 से भाग दे देते हैं और ये आ जाएगा 19 दूना 38। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझिए और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करिए। देखिए एक न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी साइडें 15 17 और x सेंटीमीटर है। यक्स एन इंटीजर, यक्स एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, यहां पर पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल को पता करना है हमको। तो हम ये जानते हैं कि अगर 15 और 17 का हम सम करते हैं तो 15 और 17 का अगर सम करेंगे तो ये जाएगा 32, 32, 32 से छोटा होगा एक्स की वैल्यू, और इनके डिफरेंस 5, 5 से बड़ी होगी। चलिए, और सॉरी सॉरी 2 है, हाँ, 2 से बड़ी होगी। अब ध्यान से यहां पर देखिए कि यह तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर 2 केस बनेंगे।
एक केस अगर हमने कहा कि 17 सबसे बड़ी साइड हो और दूसरे में हमने कहा x सबसे बड़ी साइड हो, अभी यहां डिसाइड नहीं है कि 17 बड़ी है या x बड़ा है, तो हम कहेंगे कि पहले हमने केस कर लिया केस नंबर 1। केस 1 में व्हेन 17 इज लार्जेस्ट साइड, अगर हमने कहा 17 लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर यह हमेशा लेस देन किससे होगा, 15 का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर से। आप 17 का 289, 15 225 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसे इधर घटाएंगे तो ये जब 464 एक्स स्क्वायर, 8 यहां पर आ जाएगा 8 एक्स, एक्स की वैल्यू 8 से अधिक होगी, तो आप कहेंगे 8 से अधिक का मतलब 9, 9 या तो 9 हो सकती है, 9 हो सकती है या 9 से ग्रेटर होगी, 9 से ग्रेटर होगी, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं यह या तो 9 है और या तो 9 से ग्रेटर है। एक कंडीशन आपने फॉलो किया। दूसरी कहेंगे व्हेन x इज लार्जेस्ट साइड, ए अगर हमने कहा केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में कहा कि x सबसे लार्जेस्ट साइड हो, तो आप कहेंगे x स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जोड़ेंगे x स्क्वायर आ जाएगा 289 प्लस 225, 9 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, 514 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप, x की वैल्यू 514 से छोटी होगी, 514 से बड़ी नहीं होगी। अगर हमने कहा x स्क्वायर, यहां 514 से छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, आप कहेंगे 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484, और यह वैल्यू आप स्क्वायर में है, x एक इंटीजर है तो वह 22 हो सकती है, x की वैल्यू 22 हो सकती है या 22 से लेस देन होगी, 22 से बड़ी नहीं होगी, तो आप कहेंगे यह 22 से लेस देन होगी, तो आप ये कहेंगे कि x इज लेस देन और इक्वल 22। अच्छा 22 है, हाँ। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से लेकर 9 10 11 इस प्रकार 22 तक कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल तो आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था,